सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। भारत के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल से जकड़ा हुआ था। उस समय जो भारतीय समाज था यह अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। जो उस समय समाज था यह जाति प्रथा पर आधारित था। इस समय छुआछूत का परंपरा अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिस कारण भारतीय समाज उच्च एवं निम्न 2 श्रेणी में बट गया था। जो भारतीय समाज है वह 18वीं सदी के समय छुआछूत परंपरा को अपना लिया था, जिस कारण जो भारतीय समाज है यह 2 वर्गों में बट गया था, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। जो बड़े वर्ग थे या छोटे वर्ग से दूर रहा करते थे, उनसे भेदभाव किया करते थे और उनके सभी प्रकार के सुविधाओं से वंचित भी रखा करते थे, जैसे कि मंदिर में प्रवेश नहीं कराना, उनके छुए हुए सामानों का उपयोग नहीं करना, ये सभी भेदभाव करते थे। समाज में उस समय सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा और अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी। 18वीं सदी के समय समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा और अशिक्षा जैसी कुरीतियां समाज में विद्यमान थी। यही सब कारणों से भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की पहल बढ़ी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने और यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। जो 1813 में चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया गया था, तो इससे पहले जो ईसाई मिशनरी थे यह भारत नहीं आ सकते थे। तो इस अधिनियम के बाद ईसाई मिशनरी भारत आने लगे और यहाँ पे बसने के साथ प्रचार प्रसार भी करने लगे। यहाँ आने के कुछ समय बाद ही ईसाइयों ने यहाँ के हिंदू वर्गों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। जो भी यहाँ हिंदू वर्ग थे उन्हें धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही आधुनिक की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। इसका प्रभाव कोलकाता, मद्रास, मुंबई में ज़्यादातर पड़ा था, जिससे नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो चलिए जितने भी समाज सुधारक नेता हुए उनके बारे में एक एक कर कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं और आप जल्दी भूल भी नहीं सकते। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, राधानगर के एक छोटे स्थान पर। इन्होंने फारसी और अरबी भाषा की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने फारसी और अरबी की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। इन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया था। जो राजा राम मोहन राय थे यह कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों के
अरबी संस्करण का अध्ययन किए। बनारस में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया था। जो राजा राम मोहन राय थे यह संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे और इन्होंने वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया था। बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया, इसलिए इन्हें भारत का नवजागरण का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट वीवीआई भारत के नवजागरण के अग्रदूत के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पहला महान नेता भी कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय है इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता के नाम से जाना जाता है। धार्मिक सुधार में कार्य। जो राजा राम मोहन राय थे यह धार्मिक सुधार में किस प्रकार कार्य किए थे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1814 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जो यह इससे पहले नौकरी कर रहे थे तो 1814 में इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कोलकाता चले गए। 1814 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार के प्रति यह कोलकाता चले आते हैं। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मोहिउद्दीन प्रकाशित हुआ। जो इनका पहला ग्रंथ था वह फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिनका नाम तोहफत उल मोहिउद्दीन था। मोस्ट वीवीआई इस प्रकाशन में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया। जो इन्होंने अपना पहला पुस्तक फारसी भाषा में प्रकाशित किया था तोहफत उल मोहिउद्दीन, तो इसमें मूर्ति पूजा जो होती है इसका विरोध किया गया था और एक ईश्वरवाद को समर्थन दिया गया था, यानी कि एक ही ईश्वर को मानना, एक ईश्वर, एक मानव और एक विधान। इन पर इन्होंने अपना समर्थन दिया। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया था। ये सभी उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। इन्होंने 1829 ईस्वी में उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा कानून को निषेध किया था। जो सती प्रथा कानून था इनको इन्होंने प्रतिबंध लगाया। जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इन्हीं के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद देख लेते हैं राजा राम मोहन राय के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से किया था। ठीक है ना। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1817 में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से किया था। इसके बाद है राजा राम मोहन राय के प्रमुख पत्रिकाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत से बनते हैं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। यह भी मोस्ट वीवीआई है कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता है। 1821 में संवाद कैमुदनी बंगाली साप्ताहिक का प्रकाशन किया। जो संवाद कैमुदनी था यह बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था, जो कि सप्ताह में
एक बार आता था। 1822 में मीरातुल अखबार फारसी साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। 1822 में इन्होंने मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया, जो कि फारसी भाषा में था और साप्ताहिक प्रकाशन था। इसके बाद 1822 में ब्राह्मणिकल मैगजीन, जो कि इंग्लिश में प्रकाशन हुआ। ठीक है ना। तो ये सब इनके प्रमुख पत्रिकाएं हैं। सबसे पहले 1821 में संवाद कैमुदनी का प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1822 में मीरातुल अखबार फारसी भाषा में, और 1822 में ही ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में प्रकाशन किया गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। जो उस समय मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, तो इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। 1833 में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई और वही हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया था। ठीक है ना। 1833 में इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हो जाती है और यहीं पर इनका दाह संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार किया गया था। तो राजा राम मोहन राय से हमें इतना ही पढ़ना था। चाहे आप किसी भी एग्जाम में देख ले, आपको यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्मा सभा की स्थापना की। इसे आगे चलकर ब्रह्मा समाज के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मा समाज का जब स्थापना हुआ था 1828 में, तो उस समय इसका नाम ब्रह्मा सभा था। बाद में चलकर इसका नाम ब्रह्मा समाज रख दिया गया। तो इसमें पुरोहिती अनुष्ठानों और बड़ी प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया। यह आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इस समाज को 1866 में 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि इसे 1866 में 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है भारतीय ब्रह्मा समाज, तो इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं। दूसरा है आदि ब्रह्मा समाज, तो इसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इस समाज को 1866 में बांट दी जाती है। तो जो भारतीय ब्रह्मा समाज था, इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन किए और आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। इसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी धार्मिक सामाजिक सुधार नेता थे। 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। तो इनका जन्म 1820 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1839 में संस्कृत और दर्शन में निपुणता के बाद इन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका पहले नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इसके बाद 1839 में संस्कृत और दर्शन में निपुणता होने के बाद इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्राप्त हुई। इसी के बाद इनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर रखा गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किए। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, यह फोर्ट विलियम कॉलेज में मात्र 21 वर्ष की आयु में ही संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किए थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत की महिलाओं की स्थिति को बदलने में निम्न योगदान दिए थे। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, यह इन्हीं के प्रयासों के द्वारा
जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इसे पारित किया था। 1856 से 1860 के मध्य इन्होंने लगभग 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया था। इन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास में भी बहुत से योगदान दिए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 29 जुलाई 1891 ईस्वी में हो गया था। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो चलिए नेट टाइम वेस्ट किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन राय ने प्रथम ग्रंथ का क्या नाम है? राजा राम मोहन राय के प्रथम ग्रंथ का नाम ऑप्शन ए तोहफत उल मोइनुद्दीन है। क्वेश्चन नंबर 3, सती प्रथा कानून पर कब प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन बी 1829 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 5, मिरातुर अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशन हुआ था, तो इसे 1822 में प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था? ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राह्मण समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8, आदि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था? जो ब्राह्मण समाज थी, इसका विभाजन 1866 में हो गया। तो जो आदि ब्राह्मण समाज था, इसका नेतृत्व ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके प्रयासों से लागू किया गया था? ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लागू किया गया था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।